हेलो दोस्तों, विवन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये सीरीज यूपीएसआई कांस्टेबल टैट सुपर टैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। दोस्तों इस सीरीज को जरूर लगाइएगा। अगर आपके समझ में नहीं आता तभी आप इस वीडियो को स्किप करिए, नहीं तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे, यहाँ पर आप देखिए पहला ऑप्शन रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, बल्लवाचार्य। तो सूरदास गुरु कौन थे, तो सूरदास गुरु थे बल्लवाचार्य। कौन गुरु थे, बल्लवाचार्य। अच्छा रामानंद किसके गुरु थे, रामानंद किसके गुरु थे, रामानंद रैदास के और कबीरदास के। ठीक है, रामानंद कुल कितने शिष्य थे, रामानंद के 12 शिष्य थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है, सूरदास के गुरु बल्लवाचार्य थे, और कबीरदास के गुरु रामानंद थे। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो स्वर्णकाल रीतिकाल कहा जाता है या भक्ति काल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को। तो स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है। स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, भक्ति काल को। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। किस आचार्य ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है। यहाँ पर देखिए ये एक परिभाषा लिखी हुई है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग निष्पत्ति। तो ये जो है रस है, रस का एक सूत्र है। ये किसने लिखा है, किसने रचना की है, ये आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत। ठीक है, आचार्य भरत ने। रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या 9। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है, स्थायी भावों की संख्या 9। अगर वह पूछ ले कुल रस कितने हैं, तो कुल रस 11। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन और है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। उपसर्ग में सर्ग का अर्थ क्या है, उपसर्ग में सर्ग का अर्थ क्या है। तो मतलब पहले, उप मतलब शुरुआत में। ठीक है, और सर्ग मतलब सृष्टि करना, निर्माण करना, रचना करना। मतलब जब मतलब पहले किसी शब्द के पहले कुछ शब्द जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर उसका जो है उस शब्द में कुछ परिवर्तन हो जाता है और नया शब्द बन जाता है, उसका नया अर्थ निकलने लगता है। तो इसी को ही हम जो है सृष्टि करना ही बोलते हैं सर्ग का अर्थ, और निर्माण करना, रचना करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम किससे कहते हैं, तत्सम कहते हैं संस्कृत भाषा से। तद्भव क्या होते हैं, तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, तो अब यहाँ पर हम तत्सम देखेंगे। तत्सम का मतलब संस्कृत का शब्द देखेंगे, जो संस्कृत का शब्द होगा भाई हमारा तत्सम होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए, आकाश है, आम है, आषाढ़ है, आश्रय है। ठीक है, तो आश्रय ये जो संस्कृत का शब्द है इसको हम तत्सम शब्द बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। जो धातु ये शब्द के अंत में जोड़ा जाता हो उसे क्या कहते हैं, जो धातु ये शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। जो धातु या शब्द के शुरुआत में जोड़ा जाता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, जो धातु ये शब्द के शुरुआत में बोला जाता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। जो धातु ये शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्णमाला कहते हैं शब्दों के समूह को। ठीक है, शब्दों के समूह को, वर्गों के आकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, निम्न विकल्प में से एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी चूज करिए, चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए न्यायाधीश, न्यायाधीश और न्यायाधीश। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, न्यायाधीश। यहाँ पर देखिए नोट करने वाली बात है, यहाँ पे भी आ की मात्रा होगी, बड़े दूसरा वाला है यहाँ पे उस पर भी आ की मात्रा होगी, तब यही सही होगा, न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। निम्न विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। राजीव अपने माता पिता का निर्भर रहता है, ये गलत हो जाएगा। माता पिता का निर्भर, राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है। ठीक है, राजीव अपने माता पिता का निर्भर है, ये भी गलत हो जाएगा।
राजीव अपने माता पिता पर निर्भर करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर ये वाक्य लिखा हुआ है, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। मतलब ईश्वर, मेरी इच्छा है, ठीक है, मतलब मैं दुआ करता हूँ तो ईश्वर करे आपका तुम्हारा जीवन सुखमय हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाचक हो जाएगा? इच्छावाचक, मतलब मेरी इच्छा है तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ठीक है, संदेहवाचक में क्या है? संदेहवाचक में जैसे शायद आज वर्षा हो। ठीक है, मतलब किसी कार्य के अपूर्ण होने की संभावना। ठीक है, पूर्ण भी हो सकता है, अपूर्ण भी हो सकता है, तो वहाँ संदेह होता है। ठीक है, संकेतवाचक में क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य में, संकेतवाचक में जैसे अगर राम पढ़ लेता तो पास हो जाता। ठीक है, अगर वर्षा हो जाती तो वह जो है तो फसल अच्छी होती। मतलब यहाँ संकेत दिया जा रहा है कि अगर वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दी, संकेतवाचक भी बता दिया, इच्छावाचक भी बता दी, संदेहवाचक भी बता दिया। तो यहाँ पर ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, जहाँ हम दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वहाँ इच्छावाचक होता है। ठीक है, इच्छावाचक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आहूत का विलोम शब्द क्या है? तो आहूत का विलोम शब्द क्या है? अनाहूत, बिनाहू, नाहूत। तो इनमें से कोई नहीं। तो आहूत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनाहूत। आहूत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनाहूत। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता हो, जिस संज्ञा में एक ही व्यक्ति का बोध होता है वहाँ क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, गुण, दशा। ठीक है, तो जहाँ एक ही व्यक्ति, जैसे किसी का नाम लिया जा रहा हो, जैसे गंगा। ठीक है, गंगा एक नदी है, वहाँ पर नाम लिया जा रहा है गंगा। ठीक है, दिनेश एक व्यक्ति है, तो वहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नदियाँ बोलेंगे, ठीक है, लड़के बोलेंगे, तो वहाँ जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि लड़के भी कई होते हैं और नदियाँ भी कई तरीके की होती हैं। ठीक है, भाववाचक में क्या है? भाववाचक में जैसे है लड़ाई है, पिटाई है, कुटाई है, ठुकाई है। ठीक है, तो वहाँ भाववाचक है। द्रव्यवाचक में क्या है? द्रव्यवाचक में कोई ऐसी वस्तु जिसको नापा जा सके, तोला जा सके। ठीक है, उसे को हम द्रव्यवाचक बोलते हैं। जैसे तेल है, ठीक है, और बर्फ है, पानी है, उसे हम द्रव्यवाचक बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले हम संधि की बात करेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? दीर्घ संधि, ठीक है, गुण संधि, दीर्घ गुण संधि, वृद्धि संधि और ऋण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, ऋण, अयादि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान हो वह कहलाती है। ठीक है, मतलब वह कहलाता है। जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान हो वह कहलाता है, वह अभिभाव समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? अभिभाव। अभिभाव में क्या होता है? अभिभाव में उपसर्ग लगा हुआ था। किसी शब्द में अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो वहाँ जो है अभिभाव समास होता है। जैसे यथासंभव, यथामय। ठीक है, तो वहाँ अभिभाव समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं या दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे माता पिता। ठीक है, माता पिता, तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगेगा बीच में, माता पिता, लड़का लड़की। ठीक है, ये विलोम शब्द होता होगा उनके बीच में। ठीक है, सही गलत। ठीक है, सही गलत लिखेंगे तो बीच में योजक चिन्ह भी आ जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होगा? तत्पुरुष समास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये पूछता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, जिसमें कारक चिन्ह लोप हो जाता है, तो वह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब जो बाद वाला पद होता है, दूसरा वाला पद होता है, वह प्रधान होता है। तो इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, मतलब गायब हो जाता है। ठीक है, कारक चिन्ह। ठीक है, तो वहाँ तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, जैसे
जैसे राजकुमार, ठीक है, राजकुमार, राजा का कुमार, जो मेन जो अर्थ निकल रहा है वो कुमार पे जा रहा है, कुमार पे, कुमार है, ठीक है, लड़का है, किसका है, राजा का, ठीक है। तो तत्पुरुष समास मैंने बता दिया, अभिभा भी बता दिया, द्वंद्व समास में भी बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव होता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब हृदय में जब कोई विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु या कोई घटना को देखकर मन में आश्चर्य का भाव होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अद्भुत रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत रस। वहाँ अद्भुत रस होता है। भयानक रस क्या होता है? जहाँ पर कोई युद्ध हो या कोई खून खराबा हो या जो है कोई डर वाली रचना की गई हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो भयानक रस होता है। विभत्स, विभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा या घृणा, जहाँ कोई घृणात्मक जो रचना की गई हो, ठीक है, जहाँ घृणा हो रही है तो वहाँ विभत्स रस हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा रस, 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 चलिए रसों की कितनी संख्या होती हैं? रसों की कितनी संख्या होती है? मैंने पहले आपको बताया था, तो कितनी होती है रसों की संख्या? 9। स्थायी भाव की संख्या 9। अगर कुल रस पूछ ले कुल रस कितने हैं, तो कुल रस होते हैं 11। अगर वह पूछे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, ठीक है। संचारी भाव की संख्या होती है 33, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अपकृत, अपकृत में उपसर्ग है, तो अपकृत में कौन सा उपसर्ग है? अप, आ, अप, अनु। तो अपकृत्य में उपसर्ग अप है। कौन सा है? अप, ठीक है। हालांकि इसमें सी वाला ऑप्शन भी सेम है, पर जो पहले ऑप्शन दिया गया होगा उसी को हम क्लिक करेंगे। अपसर्ग में वो अपकृत्य में अप उपसर्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इनमें कौन सा समूहवाचक किसमें समूह आता है, किसमें नहीं आता है? देखो लोग में लोग तो कहेंगे, लोगों का कहना मतलब लोग में भी कई लोग आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं। गण, ठीक है, लोकगण मतलब ये भी बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ग, जैसे महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, ठीक है, इसमें भी एक समूह आ जाता है। गण में भी एक समूह आता है और लोग में भी एक समूह आ जाता है। पर प्रेस में कोई समूह नहीं आता है, तो यही चिन्ह हो जाएगा, प्रेस में कोई समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, चा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर देखिए का वर्ग में क्या होता है? का वर्ग में का, खा, गा, घा, ड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर ये कंठ में आता है। तालु में क्या होता है? तालब में चा, छा, जा, झा, वहाँ, ठीक है, चा, छा, जा, झा, वहाँ, तो ये तालब में आता है। चा, छा, जा, वहाँ तालब में आता है। दंत की बात करते हैं। दंत में क्या होता है? दंत की बात करते हैं तो दंत में क्या होता है? दंत में ता, था, धा, ना, ता, था, धा, ना। ओष्ठ में क्या होता है? ओष्ठ में पा, फा, वा, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, भा, मा, ठीक है। ये जो है किस में आता है? ये ओष्ठ में आता है। कंठ में मैंने आपको बता दिया का, खा, गा, घाड़ा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इसको सीरीज से ही हमें याद करना है। जैसे ये वर्ग तो का वर्ग के 5 अक्षर, चा वर्ग के 5 अक्षर, टा वर्ग के 5, ये तो सभी याद कर लेते हैं, पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा जैसे हा किस वर्ग में आता है, या किस वर्ग में आता है, सा किस वर्ग में आता है, ये आपको नहीं पता होगा, तो इसको मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें कैसे याद करेंगे? हम सबसे पहले याद करेंगे, हम एक सीरीज बनाएंगे। कैसी वाली सीरीज? कंठ, तालु, तालब, ठीक है, मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ। तो इसको हम याद कर लेंगे, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अब इसमें हम 6 अक्षर जोड़ेंगे। कौन कौन से? 8 अक्षर जोड़ेंगे। कौन कौन से? जैसे हा, हल, सबसे पहले आता है हा, या, रा, ला, हा, या, रा, ला, ठीक है। और 4 अक्षर और जोड़ेंगे। कौन कौन से? विसर्ग जुड़ गया, ठीक है। और
विसर्ग बड़ा सा, षटकोण वाला सा, ठीक है, और छोटा वाला सा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंठ में हा आ जाएगा और अंग की बिंदी हो जाएगी विसर्ग वाली, ठीक है। तालब में या और सा, तालब में या और सा, मूर्धन्य में रा और षटकोण वाला सा, मूर्धन्य में रा और षटकोण वाला सा, दंत में ला सा, दंत में ला और सा। और कैसे, एक ट्रिक और भी है, एक ट्रिक और भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे तालब में या और सा, ये 2 अक्षर हैं, ये 2 अक्षर इनको जोड़ के भी लिख लिया जा सकता है, यस, ठीक है। ये जो है किस में आते हैं, ये तालब में आते हैं, ठीक है, यस तालब में आते हैं। और लस ये किस में आते हैं, ये दंत में आते हैं, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, मतलब आपको याद हो जाना चाहिए, कैसे भी याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सी क्या है, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालब, क्या हो जाएगा, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालब। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है। अनाथ का सनात होता है, ये भी सही है, अनाथ का सनात होता है, आदि का अंत होता है, अग्रज का अनर्थ होता है, ठीक है। पर जो अर्थ होता है, अर्थ का अपूर्ण नहीं होता, अर्थ का अनर्थ होता है, क्या होता है, अर्थ का अनर्थ होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन ये चलते हैं। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। निम्न शब्द के विकल्प में से कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। छत्र छत्र, यहाँ पर उच्चारण के हिसाब से हम देखेंगे, उच्चारण के हिसाब से, ठीक है, किस किस का उच्चारण सही मिल रहा है। तो छत्र छत्र ये भी सही मिल रहा है, सूची सूची ये भी सही मिल रहा है, भाग्य दुर्भाग्य, तरंग और तुरंग, तरंग तुरंग ये भी उच्चारण एक प्रकार से मिला, पर भाग्य और दुर्भाग्य इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समकृति, समकृति का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि शब्द क्या होगा, समकृति, यहाँ पर प्लस है, स्टार की जगह आप प्लस कर लीजिए। समकृति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो समकृति का संधि विच्छेद हो जाएगा संस्कृति। कौन सा हो जाएगा, संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यादान, विद्या का दान, विद्यादान का समास विग्रह क्या होगा, सॉरी, विद्यादान का समास विग्रह क्या होगा, विद्या को दान, विद्या का दान, विद्या से दान, विद्या के लिए दान, ठीक है। तो विद्या दान का समास विग्रह हो जाएगा विद्या का दान, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप कई बार भी मिस्टेक कर सकते हैं इस पर, ठीक है, और कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि विद्या को दान करें या विद्या के लिए दान करें या विद्या का दान करें। तो इसमें हो जाएगा विद्या का दान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन ये चलते हैं। अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है, यह किसने कहा, किसका कथन है। अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है, यह कथन किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ और मैथिली शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, किस अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ठीक है, इसको कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हरिमुख मानो मधुर मयंक, हरिमुख मानो मधुर मयंक में अलंकार क्या कौन सा हो जाएगा, हरिमुख मानो मधुर मयंक में। मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो सभी अलंकार सीख जाएंगे। कैसी ट्रिक, मैं आपको बताना चाहूँगा। उत्प्रेक्ष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार को कैसे पहचानेंगे, जिस किसी अलंकार में जनु जनु जानो जन जानु जनऊ, जन जानो जनऊ, मनु मनु मानो मन मानो मनहु, मन मानो मनहु, ठीक है। जिस किसी अलंकार में जनु जानो जनऊ, मनु मानो मनहु आता है तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार आंखें बंद करके सिलेक्ट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आप मानो आ रहा है, तो जहाँ मानो आ रहा है वहाँ हम जो उत्प्रेक्ष अलंकार लगा देंगे, ठीक है। यदि किसी वाक्य में सा सी से आ रहा है, ठीक है, सी या से या सा, जैसे यह तुलना करने को आ रहा है, जैसे चंद्र सा है या चंद्र सा है, ठीक है, तो वहाँ उपमा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उपमा आ जाएगा, ठीक है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार जिस किसी अलंकार में योजक चिन्ह आ रहा है तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, जिस किसी अलंकार में योजक चिन्ह आ रहा है वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। संदेह अलंकार में क्या होता है, संदेह अलंकार चलो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं सब। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा,
कान पकना, कान में दर्द होना, चुगली करना, गीत सुनना। ठीक है, तो कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चुगली करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मदद देना, मदद देना मुहावरे का अर्थ क्या है? कंधा पकड़कर चलना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कंधा देना, कचूमर निकालना। तो मदद देना मुहावरे का अर्थ है कंधा देना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवियत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कवियत्री। चलिए अगले क्वेश्चन और चलते हैं। स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सूचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो कौन सा हो जाएगा? स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंगम। स्थावर का जंगम, स्थावर का जंगम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कामायनी, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आ चुका है। ठीक है, तो कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से अल्पप्राण वर्ग वर्ण कौन सा है? निम्न में से अल्पप्राण वर्ग वर्ण कौन सा है? ठीक है, अल्पप्राण में क्या होता है? उच्चारण के स्थान पे जिस अक्षर को हम उच्चारण के स्थान पर बोलने पर कम समय लगता है उसे अल्पप्राण बोलते हैं। उच्चारण के स्थान पर जिसको बोलने पर ज़्यादा समय लगता है तो वहाँ महाप्राण होता है। जैसे हम बोल के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा अल्पप्राण कौन सा महाप्राण है। जैसे हम का, खा, गा में पहचानेंगे तो का में क्या होता है? का, तो यहाँ पर बहुत कम समय लग रहा है तो यहाँ पर अल्पप्राण हो जाएगा। और खा में क्या होता है? खा, तो ज़्यादा बोलना पड़ रहा है तो वहाँ महाप्राण हो जाएगा। या हम ऐसे याद कर लेंगे, पहला अल्पप्राण हो जाएगा, दूसरा महाप्राण, फिर तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, फिर पांचवा अल्पप्राण। ठीक है, ऐसे भी हम कर लेंगे। किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है और दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। 1, 3, 5 ये ट्रिक भी है। 135 और 24 किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं कर मिले तो आप जो है उच्चारण के हिसाब से आप बोल के भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आ ये वाला आ है, ये वाला आ, इसको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो जो है ये अल्पप्राण हो जाएगा, ये महाप्राण हो जाएगा। पर हमसे क्या पूछा है? हमसे केवल अल्पप्राण पूछा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ता था धा, ता था धा, था धा, था धा। जो धा है ये महाप्राण है और था है ये अल्पप्राण है। फा, पा, फा, भा, पा, फा, पा, फा, पा, फा। फा देखो महाप्राण है इसमें। ठीक है, पा, फा, भा, 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 माँ। ठीक है, ये जो अल्पप्राण है। पर इसमें क्या, इसमें देख लीजिए का, खा, गा, इसमें ये पहला अक्षर है, ये तीसरा अक्षर किसी वर्ग का खा, गा। जैसे का, खा, गा, घा और अड़ा। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो हम कौन सा सिलेक्ट करना है? पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पर का भी अल्पप्राण होता है और गा भी अल्पप्राण होता है और अड़ा भी अल्पप्राण होता है। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, का और गा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? का और गा, ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। वीडियो तक धन्यवाद, जय हिंद।